क्या क्वेरीज हैं जेई के एग्जाम से रिलेटेड? राधे राधे मैम। हाँ, राधे राधे। हाँ मैम, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम जेई का फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक हम्म। आता है बीई, बी टेक के लिए, और एक बी आर्क और बी प्लानिंग भी आता है। मैम ये किस लिए होता है बी आर्क और बी प्लानिंग, वो ये अपन इससे? आर्किटेक्चर वाले बच्चों के लिए होता है, उसके लिए एग्जाम का सिलेबस भी अलग होता है कुछ, ठीक है। अच्छा ठीक हाँ, है। वो अलग सिलेबस है। मैम तो तो उसे अभी भी करने से यही डिग्री मिलती है बीटेक वाली, या बी नहीं आर्क नहीं, की अलग होती है? वो आर्किटेक्ट की डिग्री होती है, उसके लिए सिलेबस भी अलग है। तो तुम्हें बीई वाला ही भरना है, जो इंजीनियरिंग वाला है, ठीक है। ठीक है मैम। सभी आज लोग हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट टाइम न्यूक्लियर ही पढ़ा था ना, उसके हम लोग रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ओके मैम। हाँ, मैम सेमीकंडक्टर्स अभी अपन हमने कर लिया? नहीं नहीं, सेमीकंडक्टर काम किया है अभी। मैम क्योंकि टेस्ट जो अभी संडे है उसके अंदर लिखा हुआ था न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक या दो क्लास में ही हो जाएगा, ठीक है। अभी संडे को है ना? हाँ यस मैम। कौन से वाले संडे को? इसी संडे को है शायद से। हम इसी संडे जो आ रहा है। हाँ, तो सेमी कंडक्टर कंडक्टर थ्योरी का चैप्टर है, वो एक या दो दिन लेगा, क्योंकि बस हमें पीएन डायोड पढ़ाना है, उसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। 2 लेक्चर्स में हम लोग कवर कर ओके। लेंगे, डोंट। मैम लेकिन वो तो हम लेंदी है, मैंने देखा था। क्या क्या है उसमें बताना। अब पता नहीं डायोड्स के बारे में था, जितने जेनर डायोड्स हैं, और सेमीकंडक्टर कहाँ का यूज होता है, मतलब मैंने थोड़ा हाँ, देखा था, लेंदी था थोड़ा। बस डायोड है, थ्योरी पढ़नी है, तो हम लोग कर लेंगे कवर, ठीक है। अभी पहले ठीक है। न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके। न्यूमेरिकल कर लो, ठीक है। मैम थोड़ा सा उसमें क्लास जंक्शन नहीं है? क्या कह रहे हो? जंक्शन नहीं है उसमें क्या? हाँ, नहीं है। जंक्शन। हाँ, पीएन डायोड जंक्शन, वो डायोड में ही जंक्शन आ जाएगा। ओके मैम। डायोड्स में ही हम लोग जंक्शन कवर कर लेंगे। तो डीपीपीज हैं, हम लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड डीपीपी से हम लोगों की रहती है मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। यहाँ से तुम लोग सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है कि अगर एक हीलियम का न्यूक्लियस है, वो कंप्लीटली अगर अपनी एनर्जी, मतलब उसका पूरा मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? तो कितनी भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? तो हीलियम है, ये क्या है पहले तो देखो जरा। हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है ये, है ना। तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे कंप्लीटली एनर्जी में, तो कितना प्रोड्यूस होगा? क्या फॉर्मूला होता है? डेल एम सी स्क्वायर। हम्म। तो देखो, हमें डेल ऑफ एम निकालना है। तो पहले देखो, अगर इसमें कितना मास है, यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोटॉन कितने हैं?
पे हमारे पास एक प्रोटॉन रहेगा। अब वो क्या कह रहा है कि अगर ये पूरा न्यूक्लियस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है mc²। ठीक है, तो कितना मास है देखो प्रोटॉन के पास 1 AMU। तो अगर मेरा पूरा एक 1 AMU चेंज होता है इंटू c², ये कितनी अमाउंट की एनर्जी निकलती है? हम लोगों ने चेंज किया था ना 1 mc² को, यस मैम। कितना आया था? 930 वोल्ट कुछ आया था, 931 वोल्ट के आसपास, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो अगर उससे अप्रोक्सीमेशन देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। मैम सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है? नहीं, थर्ड तो 9.38 है ना। सॉरी सॉरी, मैंने पॉइंट नहीं देखा। हाँ पॉइंट है। सेकंड देखो जरा आप, द मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। तो 1 AMU में कितना एनर्जी इक्विवेलेंट होता है? देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो, एनर्जी होती है हमारे पास कितना? 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है ना। और 1 AMU को कैसे लिखते हैं? अगर मैं Second केजी में वाले। लिखूंगी तो 1 इंटू 10⁻⁻27 केजी लिखती है ना। यस तो किस कौन सा ऑप्शन ठीक है? सेकंड। बी। बी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका मास m है, न्यूट्रॉन का मास mn है, प्रोटॉन का मास mp है रिस्पेक्टिवली। तो कौन सी इसमें कौन सी कंडीशन सही रहेगी? लगाओ बाइंडिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। किसका मास ज्यादा होता है, न्यूक्लियस का या डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का? हम न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस का ज्यादा होगा। यस मैम, न्यूक्लियस का होगा। नहीं, याद करो क्या पढ़ाया था। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बताना जरा। याद करो कॉन्सेप्ट, बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? कि डिफरेंट डिफरेंट अगर पार्टिकल्स को अगर मुझे इकट्ठा करके एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना है तो कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी ना, यस मैम। ना उसी अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी। तो वो एनर्जी रिलीज होगी तो वो एनर्जी किस कॉस्ट पे रिलीज होगी? मास के टर्म में। तो मास घटेगा न्यूक्लियस का कि बढ़ेगा? भाई मेरे पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अब मुझे इन अलग अलग को न्यूक्लियस बनाना है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर ये पार्टिकल्स हैं, तो इन पार्ट न्यूक्लियस को बनने में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होगी, है ना। एनर्जी रिलीज हो गई, अब एनर्जी जो रिलीज होगी वो किसके कॉस्ट पे होगी? मास के टर्म पे। तो न्यूक्लियस का मास क्या हो जाएगा? रिड्यूस। ठीक है, न्यूक्लियस का मास रिड्यूस हो गया। तो क्या फॉर्मूला, अब बताओ कौन सा होगा इनमें से ऑप्शन? कौन सा होगा? फर्स्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 कि न्यूक्लियस के मास से जो इंडिविजुअल, यानी देखो ये Z क्या हो गया तुम्हारा? प्रोटॉन। और ये A-Z क्या हो गया? न्यूट्रॉन। जैसे कि ये रहा Z क्या होगा? प्रोटॉन। और A में से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा इंडिविजुअली, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फोर्थ देखो, अब बताओ जरा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। MP डिनोट द प्रोटॉन का मास, MN डिनोट द न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी B है, जिसमें Z प्रोटॉन है और N न्यूट्रॉन है। द मास ऑफ NZ ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय।
न्यूक्लियस का मास कैसे मिलेगा? तो ध्यान रखो, एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी, न्यूक्लियस का मास कम होगा, तो खुद देखो क्या होना चाहिए, प्लस होगी माइनस होगा, टर्म क्या होगा? ध्यान से करो इसको। अरे इतना क्या कंफ्यूज हो रहे हो? देखो, बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें बी से क्या मतलब होगा, बाइंडिंग एनर्जी, तो तुम्हें पता है बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होगी? अगर एन न्यूट्रॉन है नंबर, तो उसके मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस क्या होगा, प्रोटॉन का अगर जेड है तो प्रोटॉन के नंबर से मास से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस किसका मास हो जाएगा, बताओ, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का मास किससे डिनोट करेंगे, एम से, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। ये बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है। अब देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस का तुम्हें निकालना है, तो ये एम यहीं रह जाएगा। अब इक्वेशन बनाओ, इसको कैसे निकल, कैसे करोगे? ठीक है, तो एम किसके बराबर हो जाएगा भाई, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस तुम्हारे न्यूट्रॉन का मास एन, ठीक है, माइनस बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी है हमारी। अब एनर्जी को क्या लिखते हैं, एम सी स्केयर, है ना, डेल एम सी स्केयर। तो डेल एम किसके बराबर हो गया, ये लिख दिया, चेंज चेंज इन मास लिख दिया, इंटू सी स्केयर लिख दो, सी स्केयर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ ले आओ, अब इसको यहाँ पे इस सी स्केयर से इसको डिवाइड कर दो, देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बेस्ट मैच, माइनस बी बाई सी स्केयर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। थर्ड, यस मैम। तो अब तुम्हें तो सबसे पहले ये देखना चाहिए था कि अगर मास कम हो रहा है तो इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हुई है, तो इक्वेशन को निकालने के लिए वो क्यू वैल्यू सिखाई थी, वो भी यूज कर सकते हो। एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब मास कम हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ है, तो मतलब हमें नेगेटिव करनी पड़ेगी, है ना, तो एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस वाली टर्म तो हो नहीं सकती। अब माइनस में देखो, बी खुद एक एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी। अब खुद देखो, एनर्जी की अगर टर्म्स में निकालोगे तो एनर्जी तो बाई सी स्क्वायर है डेल एम के लिए, तो सी स्क्वायर का डिवाइड ही होना इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते। तो इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 3 ही बचेगा, इतना लंबा करने का भी जरूरत ही थी नहीं, ठीक है। तो डेल एम सी स्क्वायर करना था, चेंज इन मास कैसे लिखेंगे, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये तुम्हारा डेल एम हो गया। अब ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 करो जरा।
बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है क्लोरीन की। अगर उसका न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास अलग अलग दिए हुए हैं, ध्यान रखना। तो एनर्जी का फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी का डेल एम सी स्क्वायर, चेंज इन मास निकालना आता ही है। अलग अलग न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास को ऐड कर दो, न्यूक्लियस के मास से माइनस कर दो और इनटू सी स्क्वायर कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आसानी है। न्यूट्रॉन का नंबर कितना है? सारे गूंगे बैठे हो, बोल तो रहे नहीं हो। न्यूट्रॉन का नंबर कितना? हाँ, न्यूट्रॉन हो जाएगा 35 माइनस 17। तो 35 माइनस 17 कितना हो गया? 18 18, yes मैम। इंटू मास ऑफ न्यू। अब देखो न्यूट्रॉन का मास कहाँ गिवन है, ये रहा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस, मल्टीप्लाई 1008,665 प्लस अब न्यूक्लियस का कितने सॉरी कितने हमारे पास प्रोटॉन है? 17। तो 17। 17 मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन का नंबर कितना है? ये 1.007277 माइनस कर देंगे न्यूक्लियस का, क्योंकि डेल एम चेंज इन मास, तो वही तो मास चेंज हुआ है। प्रोटॉन का वो क्या होगा? न्यूक्लियस बना तो मास कम हो गया, तो न्यूक्लियस का मास देखो कितना है? 34.98। करो इसको सॉल्व, मल्टीप्लाई कर देना सी स्क्वायर से, यही तुम्हारी एनर्जी है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, सॉल्व कर लेना। ओके मैम। सिक्स्थ करो अभी। The mass defect in a nuclear fusion reaction is 0.3%। तो मास डिफेक्ट दिया हुआ है, अगर फ्यूजन रिएक्शन होती है तो 0.3% है। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड इन 1 kg फ्यूजन रिएक्शन? अगर मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में 0.3% का मास डिफेक्ट है, ठीक है, चेंज इन मास जो हुआ है वो 0.3% से हुआ है। ये तो बताना है कि अगर 1 किलो एनर्जी निकल, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड इन 1 kg फ्यूजन। तो अगर 1 किलो अगर हम लोग मास लेंगे तो उसमें एनर्जी का कितना रिलीज होगा, ये बताना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? डेल एम सी स्क्वायर। ये तुम्हें परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है। हम ऑप्शन थर्ड। हम्म? हम ऑप्शन थर्ड। हाँ, ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड। तो चेंज इन एम है, इसको परसेंटेज से नॉर्मल कर लो पहले तो, है ना। 0.3% चेंज हो रहा है, 0.3% को डेल एम में करोगे तो कितना बनेगा? 100 पॉइंट के लिए एक और ये हो गया 0.3% हटा दिया, अब इसको हटा के पॉइंट एक और लगा दो, तो 3/1000 हो गया। देखो परसेंटेज के लिए अपॉन में 100 लगा दिया और पॉइंट के लिए एक और 10 एक्स्ट्रा लगा दिया, तो 3/1000 हो गया, ठीक है। इंटू सी स्क्वायर करेंगे, तो सी स्क्वायर यानी तुम्हारा वही 9 × 10⁻16। तो सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा कि इस चेंज में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो एनर्जी रिलीज होगी 2.7 × 10⁻4। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स कर्व, तो कर्व वाले क्वेश्चन थे, ग्राफ वाले। अगर m एटॉमिक मास है, a इज द एटॉमिक नंबर, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी? पैकिंग फ्रैक्शन
देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या बताती है कि हमारे जो न्यूक्लियॉन्स है वो किस तरीके से अरेंज है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको कि मास डिफेक्ट कितना है न्यूक्लियॉन्स में। ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या होता है, तो मास डिफेक्ट से हम लोग बता सकते हैं कि कितना हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखो, क्या हो सकती है पैकिंग फ्रैक्शन, ध्यान से देखो। रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट टू द न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब मास डिफेक्ट किस में आएगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर और डिवाइडेड बाय मास नंबर, है ना। डिवाइड देखो क्या है, रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट टू द न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या है, पहले तो मास डिफेक्ट यानी m माइनस ए। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, अब डिवाइड किससे कर दो, मास नंबर से। तो मास नंबर कितना है, ए इज द मास नंबर, सो ए से इसको डिवाइड कर दो। तो m माइनस ए अपॉन ए, कहाँ है m माइनस ए अपॉन ए, तो ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो मास डिफेक्ट अपॉन न्यूक्लियॉन से अगर डिवाइड करोगे सेकंड करो। तो एक बार रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसी रिएक्शन है, फ्यूजन की फिजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बन गया तो क्या हो गया, फ्यूजन की फिजन। फ्यूजन रिएक्शन हुई ना, ये एक दूसरे में ऐड हो गए, बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं। और फ्यूजन जब होती है एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक होती है, फ्यूजन कैसी रिएक्शन हो सकती है, एंडोथर्मिक है ना, कि एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो अभी अब यही पूछा है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी इस रिएक्शन में। तो एनर्जी क्या होगी, डेल एम सी स्क्वायर। तो चेंज इन मास देखो क्या हो सकता है, डेल एम सी स्क्वायर। एनर्जी रिलीज, बस ये देखना है एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। पहले इसका मुझे क्यू फैक्टर बताओ, इस रिएक्शन में कैसी क्या होगा क्यू फैक्टर प्रोडक्ट का। एनर्जी माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, एंडोथर्मिक में क्या होता था, में माइनस। हाँ एंडोथर्मिक में हम माइनस करते थे, क्योंकि जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता था इसका मास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट का मास इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो मास डिफेक्ट के लिए क्या करेंगे फिर, भाई एनर्जी जो रिलीज हुई है वो क्या देगी, मास डिफेक्ट, यानी प्रोडक्ट जो है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, प्रोडक्ट में से जो इनको क्या बोलेंगे, ये प्रोडक्ट हो गया तो इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, बताओ जरा।
प्रोडक्ट में से जो इनिशियल वैल्यूज हैं उनको उसको माइनस करेंगे उनका मास इनटू सी स्क्वायर, यही करते हैं। तो अब बताओ इसमें एनर्जी का क्या फॉर्मूला लगेगा। देखो ये एनर्जी दी भी हुई है ए बी सी, H1 की एनर्जी ए, इसकी एनर्जी बी और इसकी एनर्जी सी। तो अगर मैं एनर्जी के फॉर्म में लिखूं तो देखो ये सी प्लस ए इक्वल्स टू हीलियम की एनर्जी इन्होंने बी से दी हुई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अब इसका कैसे निकालें मास, अब डेल एम कैसे निकालेंगे, डेल एम सी स्क्वायर, यही है तुम्हारा। इसमें से बताओ किस में से क्या माइनस करें, बी में से सी ए को माइनस करें या सी में से बी को माइनस करें। LHS RHS किसे माइनस करना चाहिए, मास इंक्रीज हुआ है तो यानी प्रोडक्ट वाला जो है उसमें से हमें इनिशियल वाले माइनस करने हैं, है ना। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है C माइनस इनिशियली देखो कितनी एनर्जी है A प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या हो गया C माइनस A माइनस बी। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। तो इस तरीके से सोचना है तुम्हें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, मतलब जो तुम्हारा LHS जो RHS है उसमें एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी का चेंज कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट में से लेफ्ट हैंड साइड वाले माइनस कर दिए। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि क्यों किया है ये। कोई किसी को है दिक्कत, सब पता नहीं कहाँ सो रहे हो। थर्ड करो। मैम थर्ड ऑप्शन। फिजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज, देखो फिजन हो रहा है, फ्यूजन नहीं है फिजन है, तो फिजन हमारी हैवी मास नंबर में होता है। इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन का क्या है, इंक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर, डिक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर, increases with mass number at low mass number, तो decreases with mass number at low mass number। तो देखो फर्स्ट याद करो, ऑप्शन। अगर लो मास, इसमें लो मास नंबर का मतलब है कि ग्राफ याद करो, जैसे लो मास नंबर तो यहाँ से आए थे, है ना, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, तो लो मास नंबर पे तो फ्लक्चुएशन थी, है ना। फिर उसके बाद एक ऐसे पीक आ जाता था जो कि बीच वाले मास नंबर्स थे, मतलब 50 से 100 के बीच में, उसके बाद से डिक्लाइन आ रहा था। तो कौन सा नंबर सही होगा, तो हाई, थर्ड ऑप्शन। नहीं देखो अभी मैंने ग्राफ बनाया, हाई मास नंबर पे डिक्लाइन आ रहा है ना, हाई मास नंबर पे डिक्लाइन आ रहा है। यहाँ क्या होता था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता था, यहाँ मास नंबर होता था। तो ग्राफ देखो, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है डिक्लाइन आ रहा है, तो देखो डिक्रीज विद मास नंबर एज मास नंबर इंक्रीजेस, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ओके मैम। 3 में क्या हो रहा है, अच्छा 3 में देखो लो मास नंबर पे इंक्रीजेस, तो डायरेक्ट इंक्रीज तो नहीं है ना, फ्लक्चुएशंस हैं। लो मास नंबर पे देखो बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है लो मास नंबर में। लो मास नंबर में आपके पास फ्लक्चुएशंस हैं, बट हैवी मास नंबर पे डिक्रीज हो रहा है, तो मोर एक्यूरेट विल बी ऑप्शन नंबर 2। फोर्थ का करो क्वेश्चन नंबर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आएगी, ये तो हमने सॉल्व भी किया था ना, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ना, फोर्थ का मैक्सिमम Yes, ma'am. 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ का एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस, एवरेज कितना होगा अगर एवरेज निकालेंगे तो देखो तुमने देखा होगा या तो 8.8 था या 7.8 था, किसी का 8.2 था। अगर एवरेज निकालेंगे तो देखो, ना तो तुमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखा है, ना जूल में देखा है, ना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किस में देखा है, मेगा में देखा है, तो किस ऑर्डर में रहेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट रहेगा। चलो
ये है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के क्वेश्चन, इसको करना। अच्छा ये तो मैंने तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्टर को नहीं कराया था। मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट अपॉन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। तो फिजन हो रहा है, तो फिजन में क्या कौन सा होता है तुम्हें पता है? अच्छा इसमें ये पेरेंट हो जाएगा जो प्रोडक्ट, और ये यहाँ से बनेंगे प्रोडक्ट, इस वाले को बोलेंगे प्रोडक्ट्स। फिजन में किसका मास ज्यादा होता है? मतलब फिजन हो रहा है, स्प्लिट हो रहे हैं। स्प्लिट कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, है ना। तो प्रोडक्ट के मास क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाता है ना, प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट का मास कम है, ये रहा मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट। तो ये वैल्यू ऊपर वाली कम है, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, तो क्या क्या रेशो आएगा? अगर मान लो ये वैल्यू 1 है और नीचे वाली वैल्यू 2 है, तो हमेशा लेस देन 1 रहेगा, क्या रहेगा? बहुत आसान है, अब तो आंसर ही बता दिया मैंने। देखो फिजन है, तुम्हें दिख रही है रिएक्शन, फिजन रिएक्शन है। फिजन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसका मास क्या हो जाता है? डिक्रीज। याद ही नहीं करके आए, एंडो एक्सो पढ़ाया। तो हाँ, अगर डिक्रीज हो रहा है मास प्रोडक्ट का, पेरेंट न्यूक्लियस का तो ज्यादा रहेगा। तो हमेशा इस एग्जांपल से देख लो, तो इसका मतलब जो रेशो आने वाला है वो हमेशा क्या आएगा? लेस देन 1। ठीक है, वही तो पूछ रहे थे ये, बट आपको पता ही नहीं है डिक्रीज होगा कि इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। ऑप्शन ए। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द फिनोमिना ऑफ, देखो फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन कंबाइन होगा, फ्यूजन में स्प्लिट थोड़ी होगा। तो ओके मैम। पर देखो फ्यूज यानी लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होंगी, ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई नहीं कंबाइन होंगी। एक सेकेंड। ओके मैम। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द फिनोमिना ऑफ हैवी न्यूक्लियाई कंबाइनिंग, लाइट न्यूक्लियर स्प्लिटिंग, लाइट न्यूक्लियाई कंबाइनिंग। तो फ्यूजन में लाइट न्यूक्लियाई कंबाइनिंग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, न्यूट्रॉन्स कब निकलेंगे? स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, बीटा डीके तो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी इसका आंसर कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन। सुनो, ये फ्यूजन है, ठीक है, फ्यूजन में भी फ्यूज हो गए, यानी फ्यूजन में तो कंबाइन होते हैं। देखो हो सकते हैं न्यूट्रॉन्स निकले, बिल्कुल प्रोसेस है। फ्यूजन इसमें स्प्लिट में भी प्रोसेस, भाई ये तो दोनों में ही हो सकता है। पर एक बार ध्यान से देखो, अगर एक चीज देखो, अगर न्यूट्रॉन्स निकलेंगे कि न्यूट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब है कि मास जो है कम हो रहा है। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या था? पेरेंट न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई मतलब जो इनिशियल होगा, ठीक है। यहाँ तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ बनेगा जिसे डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे, प्लस यहाँ पर कुछ ना चीज निकलेगी। अब एक ध्यान रखना, अगर न्यूट्रॉन निकल रहा है, न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, इसका मतलब क्या है? जो ये प्रोडक्ट बना है इसका मास क्या हो गया होगा? प्रोडक्ट बना है जो, ये जो प्रोडक्ट बना है, डॉटर न्यूक्लियाई बना है, इसका मास क्या हो गया होगा? अगर न्यूट्रॉन निकल गया तो कम हो गया होगा ना, डिक्रीज। ध्यान से देखो, डॉटर न्यूक्लियाई का मास डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास मास होता है ना। ये देखो न्यूट्रॉन के पास मास होगा। मान लो ये एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसके पास मैं बोलती हूँ क्लोरीन, मान लो इसका 17, ये 36, ठीक है। अब डॉटर न्यूक्लियाई पे मैं मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा बन गया कुछ भी प्रोडक्ट, मान लो एक्स, जिसका ये एटॉमिक नंबर तो 17 है, ये हो गया तुम्हारा 35, ठीक है, क्योंकि हमने एक न्यूट्रॉन निकाल दिया 0, 1 का। तो अभी डॉटर न्यूक्लियाई का जो मास है वो क्या हो गया? देखो डिक्रीज हुआ है ना। और डिक्रीज कब, प्रोडक्ट का मास कब डिक्रीज होता है बताओ जरा? कौन सी रिएक्शन में प्रोडक्ट का मास डिक्रीज होता है? हाँ, फ्यूजन फिजन में, फिजन में, हाँ फिजन में, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है।
तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 1 तो ऐसे करेंगे, इस तरीके से सोचना है। तो ऑप्शन मैम नंबर थर्ड क्यों नहीं हो सकता? स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर फिजन। देखो स्पॉन्टेनियस फिजन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में ना ज्यादातर रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे गामा रेडिएशंस वगैरह, है ना। तो न्यूक्लियर फिजन जो रहेगा वो ज्यादा सूटेबल रहेगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 ठीक रहेगा। फोर्थ का करिए। अब देखो मैंने ये बताया था कि जो पावर स्टेशन होते हैं, सपोज करो उसमें चेन रिएक्शन हो जाती है ना, कि लाइक न्यूट्रॉन, एक से एक न्यूट्रॉन बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तो उनको क्या मैंने बोला था कि न्यूट्रॉन्स को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैडमियम की रोड, मैंने कुछ बताया था, है ना, कैडमियम की रोड्स। और कैडमियम की रोड्स का काम क्या होता है? वो तो एब्जॉर्ब कर लेती है किसको? न्यूट्रॉन्स को। तो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम किसका रहता है? कैडमियम रॉड्स का, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेगी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि मॉडरेटर का काम क्या रहेगा। तो मॉडरेटर का काम क्या रहेगा? जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को कम करना, ठीक है। तो मॉडरेटर का काम रहेगा नंबर 3। अब देखो एक्सीलरेट, अब ध्यान से सुनना, एक्सीलरेट हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर तुमने ध्यान से पढ़ा है तो मैंने बोला था कि जो तुम्हारा फिजन है वो सिर्फ वही न्यूट्रॉन करा सकते हैं जिनकी स्पीड कैसी होगी? स्लो होगी, स्लो न्यूट्रॉन्स, है ना। तो एक्सीलरेट तो कराना ही नहीं है हमें, स्पीड को कम ही कराना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं भी पता होता तो भी 3 को तुम टिक कर सकते थे। 5th का बताओ। हाँ, कंट्रोल रॉड। तो कंट्रोल रॉड को में क्या यूज होगा? कौन सा मटेरियल यूज करेंगे कंट्रोल रॉड में? कैडमियम। कैडमियम, वेरी गुड। तो कंट्रोल रॉड होती है तुम्हारी जो न्यूट्रॉन्स की उसको कम करते हैं, नंबर्स को, ठीक है। और स्पीड को कम करने वालों को बोलते हैं मॉडरेटर। पेयर प्रोडक्शन करो, जहां तक अब तुम सब सीख चुके हो। पेयर एनहिलिएशन क्या होता है बच्चों? एनहिलिएशन जैसे मैंने उस दिन कराया था, अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगा? एनर्जी निकलेगी सिर्फ, है ना, गामा एनर्जी निकलती है सिर्फ, क्योंकि ये एक दूसरे को खा जाएंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं, दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। जब एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स को हम कंबाइन कराते हैं तब वो प्रोसेस होती है एनहिलिएशन, पेयर एनहिलिएशन हो रहा है। और हमारे पास क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। तो वही पूछा है, क्या कह रहा है? 2 गामा रे फोटोन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब क्या है? क्या कंजर्व रहेगा इस प्रोसेस में? ध्यान से देखना, व्हाट इज कंजर्व? मैम इसमें एनर्जी। देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या इनके पास मास है? यस मैम। अरे इलेक्ट्रॉन के पास जो मास होगा वो बहुत, मान लो थोड़ा, मतलब स्मॉल मास होगा, है ना। अब वो मास सारा किसमें कन्वर्ट हुआ है? मास, एनर्जी में। मास सारा एनर्जी में कंजर्व हुआ है। तो मास इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो कंजर्व क्या रहा यहाँ पे? मास। एनर्जी। देखो एनर्जी ठीक है, एनर्जी पर मास कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, तो कंजर्व किसको रहना है पहले बताओ? कंजर्व, अब मास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट होना है, तो एनर्जी तो कैसे कंजर्व करोगे? इनिशियली क्या है तुम्हारे पास? कोई चीज, मास है ना। इनिशियल मेरे पास मास है, अब उस मास को एनर्जी में कंजर्व करना है, तो कंजर्वेशन किस में होनी चाहिए? मास में। कि मास कंजर्व रहना चाहिए। तो जब भी तुम्हारा एनिहिलेशन होगा इसमें क्या चीज कंजर्व रहेगी? कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो जो ये एनर्जी निकलेगी ये फॉलो करेगी उस मास को, कि इन दोनों के जितने मास होगा इन एंटी पार्टिकल्स का उसके बराबर ही एनर्जी निकलेगी, उससे ज्यादा नहीं निकल सकती। तो कंजर्वेशन ऑफ मास विल बी फॉलोड। सेकंड, अगर पेयर एनिहिलेशन होता है तो कितने गामा रे, देखो एनर्जी है, तो एनर्जी को हमने पढ़ा है फोटोन्स की टर्म्स में, क्वांटम में फोटोन्स होते हैं। तो कितने फोटोन्स लीस्ट होने चाहिए निकलने के लिए? मैम 2 निकलेंगे ना।
हाँ, तो हमारे पास क्या है, इन अ पेयर एडिशन में क्या होगा, हमारे पास एटलीस्ट 2 गामा रे तो निकलनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन जब पॉजिट्रॉन को ये खाता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कंबाइन हो गए, तो इसमें क्या होगा, इसी रिएक्शन में हमारे पास 2 गामा रे के फोटोन्स निकलते हैं। और उन 2 गामा रे फोटोन्स की एनर्जी कितनी होती है, अगर मैं बताऊं तो तुम्हें 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 गामा रेज निकलेंगी जिनकी एनर्जी इतनी रहेगी, तो मिनिमम नंबर इज 2। तो ये एनर्जी भी याद कर सकते हो सकता है आ जाए 0.55 मेगा इलेक्ट्रॉन। थर्ड का बताओ। What happens to the position of an element in the periodic table which when it emits gamma radiation? तो एक चीज देखो, गामा रेडिएशन एक एनर्जी है जिसके पास ना तो चार्ज है ना मास है, तो पोजीशन के साथ क्या होना चाहिए। मान लो क्लोरीन है जिसके पास 16 और 37 है, ठीक है। अब जब इसके साथ कुछ भी होगा और गामा रेडिएशन निकल गई, ठीक है, गामा रेडिएशन निकली, तो गामा क्या है, एनर्जी है। गामा इज एनर्जी। तो एनर्जी के पास ना तो चार्ज होगा, ठीक है, ना क्या होगा, मास। रेस्ट मास तो 0 ही होता है। ना चार्ज है ना मास है, तो पोजीशंस पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, है ना। तो नो चेंज विल बी अकर। फोर्थ का, तो देखो रेस्ट मास एनर्जी पूछी है, तो रेस्ट एनर्जी अगर फोटोन की पूछता रेस्ट मास, तो हमारे पास रेस्ट मास फोटोन का होता है 0। बट इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालेंगे, mc²। तो रेस्ट एनर्जी क्या है कि जो भी तुम्हारा मास है वो सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 1 AMU में हमने निकाली थी एनर्जी कितनी थी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 AMU में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के मास को अगर AMU में चेंज करें, 1 AMU कितना होता था, 1.6 इंटू 10⁻⁻27। इसमें हमारे पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। मुझे चाहिए मास जो है इलेक्ट्रॉन का, तो उसका कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो क्या करें, एक अगर मुझे एक मास के लिए निकालना हो तो 931 को मैं इस वाले नंबर से डिवाइड कर दूंगी, जो हमने एएमयू को केजी में चेंज करने के लिए किया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻27। फिर हमने क्या किया था, जिस मास का निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। फिफ्थ का बताओ, बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव गामा कितने, 2 ना, 2 गामा विल बी इमिट। सेकंड बताओ, इसमें से कौन सा गामा नहीं है, कौन सा ईएम वेव्स नहीं है। देखो गामा रेज तो ईएम वेव्स है, एक्स रेज भी है, तुमने पढ़ा है, हीट रेज भी है। बट बीटा रेज क्या होती है, देखो बीटा रेज होती है जिन रेज के पास
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की बीम अगर कोई है तो उसको हम बोलेंगे बीटा रे। तो बीटा रे जो है ये ईएम वेव नहीं है, क्योंकि दिस इज द बीटा रे, बीटा रे वो वाली वेव है, बीटा रे वो वाली वेव है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कंपोज है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज नॉट अ ईएम वेव, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेना, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ओके। तो मैं आज की क्लास को ना यहीं पे ड्रॉप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो तुम लोग लास्ट तुम्हारी डीपीपी है ये 5, इसको एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है। ओके मैम। अगली क्लास से सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे। ओके मैम। ओके एवरीवन, बाय।